नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की सीरीज में लोकतंत्र की संकल्पना टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपने को सिद्धांत पढ़ने थे। लोकतंत्र से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत अपन ने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ये मानता है कि लोकतंत्र में एक ऐसे इने गिने लोग होते हैं, गिनती के कुछ लोग होते हैं, संख्या में कम होते हुए भी अपनी गुण और योग्यता के आधार पर सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, और जो साधारण जन होता है उनके ऊपर ये आधिपत्य जमाते हैं। इसमें प्रमुख नाम अपन ने देखे थे: विल्फ्रेड पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, शुम्पेटर, सार्टोरी, रोमेन आरो। ये प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने अपनी विचार विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के संदर्भ में दिए हैं। इसी सिद्धांत की श्रेणी में ये इनके प्रमुख समर्थक है, जिसके बारे में अपन ने देखा है। विल्फ्रेड पेरेटो, मिस कोलंबिया वास्तव में पेरेटो की शिष्या है। साराटोरी, शुम्पेटर, रेमंड आरो, गीटानो मॉस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, कार्ल मेनाहिम। विशिष्ट वर्गवाद सिद्धांत की अपन देखा था कि ये योग्यता गुण के आधार पर, यदि आपने ये नहीं देखा है तो जो मैंने वीडियो बनाया है उसको एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवाद का मतलब समझते हैं पहले तो कि बहुलवाद क्या है। देखिए, 16वीं शताब्दी में संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। बोधा ने पहली बार राज्य और सरकार को अलग किया था। फिर उसे कालांतर में ऑस्टिन ने एक नया रूप दिया, उसको वैज्ञानिक तरीके से पेश किया, जो बोधा के विचार थे। ऑस्टिन के सिद्धांत को जिस संप्रभुता कहा जाता है, इस संप्रभुता को एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे एकलवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उस संप्रभुता के सिद्धांत में जिसमें शासक को सर्वोच्च बना दिया जाता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी की आप परिस्थितियां देखेंगे तो यूरोप में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरे यूरोप में गृह युद्ध की स्थिति इस कारण है कि इस समय जो विचारक हुए हैं, देखिए, बोधा एक फ्रांसीसी विचारक है जो 1630 से 1696 तक इस युग में रहता है। तो पूरी शताब्दी उसने यूरोप में बिताई है, तो उसके विचारों का गहरा प्रभाव है। तो शासक को निरंकुश बना देते हैं, पूरी शक्ति उस शासक को देना चाहते हैं इस सदी के विचारक। इसके जब शासक बिल्कुल शक्तिशाली बना दिया जाता है तो इसके विरोध में एक सिद्धांत आता है जिसको बहुलवादी सिद्धांत कहा जाता है। वास्तव में बहुलवाद यही है जो संप्रभुता के विरोध में आया है, एकलवाद के विरोध में आया है, वो है बहुलवाद। वो ये कहता है कि सारी शक्ति शासक में ही नहीं होती है, बल्कि समाज में अन्य संघ, संगठन, समुदाय भी होते हैं जो शासक के ऊपर, शासन के ऊपर नियंत्रण बनाते हैं। तो ये लोकतंत्र के बारे में सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखते हैं। इसे लोकतंत्र का समूह सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रमुख समर्थक हैं आर्थर बेंटले। इनकी बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन भी आता है कि ग्रुप थ्योरी किसने दी है, तो ग्रुप थ्योरी आर्थर बेंटले ने दी है। डेविड ट्रूमैन की बुक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, 1951 में आई। रॉबर्ट डेहल भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ए प्रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी बुक में भी इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। पहले अपन बहुलवाद का अर्थ समझ लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया आपको कि ऐसा सिद्धांत है जो संप्रभुता को सीमित करता है, नियंत्रित करता है, और संप्रभुता को संघ और समुदाय में विभाजित मानता है। ये कहता है कि शासक ही संप्रभु नहीं होता है, बल्कि वास्तव में संप्रभु जनता होती है। जनता के अंदर जो समुदाय होते हैं वे समुदाय संप्रभु होते हैं। ये सिद्धांत मूलतः हिगल और जॉन ऑस्टिन के निरंकुश सिद्धांत की प्रतिक्रिया में आए हैं। जोसेफ शुम्पेटर, जिसको अपन ने विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत में पढ़ा है, रेमंड आरो,
ये भी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत में पढ़ा है। जैसे विचारकों के सिद्धांत में उदार समाज में विशिष्ट वर्गों की बहुलता के अंश दिखते हैं। ये भी बहुलवाद की बात करते हैं, लेकिन कैसे बहुलवादी? विशिष्ट वर्गवादी बहुलवादी की बात कर रहे हैं शुम्पेटर और आरो। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? स्वायत्त समूहों के बीच सौदेबाजी की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि शासक अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकता है, बल्कि जो समूह होते हैं समाज में, जो संगठन होते हैं, वे जैसा चाहते हैं, यानी उन संगठनों में और जो शासक होता है उनमें एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। इसे क्या कहा गया है? सौदेबाजी की प्रक्रिया। यानी दोनों के हित उसमें छिपे हुए होते हैं कि हम आपको मत देंगे, कोई समस्या नहीं मत देने में, लेकिन आप हमारे समाज के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे समुदाय के लिए आप क्या करेंगे। तो सौदेबाजी की प्रक्रिया। उदार समाज में व्यक्ति अपने हितों के लिए समूह बनाकर आपस में सौदेबाजी के माध्यम से ऐसी नीतियों पर सहमत होते हैं जिनसे परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। आर्थर बेंटले अपनी बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, आर्थर बेंटले की बुक है। इनके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा राजनीतिक खेल है जिसमें विभिन्न समूह हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कोई शब्दावली नहीं है, केवल सौदेबाजी का सिद्धांत, सौदेबाजी की जो प्रक्रिया है, ये एक सब था जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, आपको समझा दिया है अच्छे से। डेविड ट्रूमैन की बुक द गवर्नमेंटल ऑफ प्रोसेस में ये मानते हैं कि लोकतंत्र प्रक्रिया में समूहों की महती भूमिका होती है। अपने अधिकारों में पढ़ा था कि अधिकार वो ही बनाए जा सकते हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य तो केवल लागू करवाने का ही काम करता है। रॉबर्ट डेहल ए प्रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी में बोलते हैं कि लोकतंत्रीय प्रक्रिया की बहुतंत्रीय संकल्पना प्रस्तुत की है इस बुक में, जिसके अनुसार ऊपर से दिखने में लोकतंत्रीय प्रक्रिया कितने भी केंद्रित दिखाई दे, लेकिन वास्तव में ये विकेंद्रित होती है। चाहे कितना भी लगे कि शासन सत्ता एक ही दल में रहती है, लेकिन वह दल भी क्या हो सकता है? विकेंद्रीकृत हो सकता है, विकेंद्रित हो सकता है, वो हट सकता है कभी भी। निष्कर्षतः लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानकर चलता है कि समाज में सभी हित समूह अपने अपने हितों के प्रति समान रूप से सजग, संगठित और सक्रिय रहते हैं। यह है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। आगे अपन देखते हैं लोकतंत्र का सहभागितामूलक सिद्धांत। सहभागितामूलक सिद्धांत क्या है, देखिए, समझते हैं इसको। सहभागितामूलक लोकतंत्र का सिद्धांत जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता को लोकतंत्र का बुनियादी लक्षण मानता है। देखिए, वर्तमान में जो अपन जो लोकतंत्र के अंदर जो प्रणाली देखते हैं, भारत के संदर्भ में मान लीजिए, वो सहभागितामूलक लोकतंत्र की ही प्रतिकृति है। कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णय को कहाँ तक प्रभावित करता है, ये सहभागिता मूलक लोकतंत्र की विशेषता है। सरकार और नागरिक के बीच में परस्पर क्रिया की मांग की जाती है। इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है शासक में। लोकतंत्रीय सहभागिता के परंपरागत और गैर परंपरागत दो रूप हैं। देखिए, इसको समझते हैं। लोकतंत्रीय सहभागिता के परंपरागत और गैर परंपरागत रूप। परंपरागत रूप में क्या था? नागरिक प्रेरित तो क्या हो सकता है और सरकार प्रेरित क्या हो सकता है। यानी लोकतंत्र में सहभागिता निभा रहे हैं, सरकार भी लोकतंत्र में सहभागिता निभा रही है, नागरिक भी यहाँ पर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं लोकतंत्र में। नागरिक कैसे निभा रहे हैं, पहले नागरिकों के बारे में देखते हैं अपन। सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क करते हैं, पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार लेते हैं। संपादक के नाम पत्र, जैसे अखबारों में इंटरव्यू छपते हैं, जो संपादक होता है वो इंटरव्यू लेता है सरकार के या उसके प्रतिनिधि। हित समूह की गतिविधियां रहती है। ये कुछ देखिए बहुलवाद से मिलता जुलता है कि हित समूह क्या होते हैं? हित समूह ऐसे संगठन होते हैं जो अपने हितों के लिए, स्वहित के लिए कार्य करते हैं। उनको दूसरे के हित से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वयं का हित होना चाहिए। इसके लिए वह सौदेबाजी करते हैं सरकार के साथ में, जनप्रतिनिधि के साथ में, कि हम आपको मत तब देंगे, आप हमारे संघ समुदाय के लिए क्या कार्य करेंगे। एक क्वेश्चन भी आता है, हित समूह दबाव समूह में अंतर क्या है? हित समूह
राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, ये राजनेता नहीं होते हैं, दलीय राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में को प्रभावित करते हैं, निर्णयों को प्रभावित करते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। जो कानून बनेगा उसको ये लोग प्रभावित करेंगे। जैसे व्यापारी अपना संगठन बना लिया, अब व्यापारी ऐसी नीति बनाना चाहते हैं सरकार से कि जो उनके अनुकूल हो। ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनवाना चाहते हैं जिनसे उनको व्यापार करने में कठिनाई होती हो, तो वो हित समूह का रूप है। लेकिन क्या वो राजनीति में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन वो राजनीति यानी जो नीति निर्माण कर रहे हैं, उन नीति निर्माण के अंदर इन व्यवस्थापिका, विधायिका या कार्यपालिका में हस्तक्षेप करते हैं। तो हित समूह की गतिविधियाँ क्या है? राजनीतिक प्रचार अभियान करते हैं, सार्वजनिक पद के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं। उपक्रम प्रत्याहान क्या होते हैं, ये देखिए नई टर्मिनोलॉजी है। रिकॉल, जैसे अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो उसको वापस बुला लिया जाता है, ये होता है रिकॉल। इनिशिएटिव है, उपक्रम तो इसमें लिखा हुआ है इनिशिएटिव, कोई ना कोई नवाचार करते हैं कि नया क्या किया जा सकता है। तो नागरिक इस तरीके से लोकतंत्र में भूमिका निभाते थे। अब देखिए सरकार क्या करती है लोकतंत्र में, चुनावों का आयोजन करवाती है। 5 साल के ऊपर निर्वाचन होने हैं तो वे होंगे ही होंगे, एक निश्चित समयावधि में चुनाव होते हैं। सार्वजनिक सुनवाई करती है, अपन राजस्थान में भी देखा है कि चुनाव के टाइम पर जनसभाएं होती थी, गाँव की ओर प्रशासन, गाँवों की ओर प्रशासन शहरों की ओर। ये क्या है? सार्वजनिक जन सुनवाई। सलाहकार परिषदों का गठन किया जाता है और रेफरेंडम किया जाता है। परिप्रथा रेफरेंडम होता है कि जनता से उनकी राय जानी जाती है किसी मुद्दे के ऊपर, धारा 370 हटानी है या नहीं, एनआरसी लागू करवाना है या नहीं, इसके ऊपर जनता की राय मांगी जाती है कि वोटिंग कीजिए, पोल वोटिंग कीजिए, इतने नंबर में मिस्ड कॉल दीजिए। यह है रेफरेंडम। ये परंपरागत तरीका था। अब देखिए इसमें गैर परंपरागत तरीका, यानी वर्तमान में किस तरीके से लोकतंत्र में नागरिक और सरकार अपनी भागीदारी निभाती है। नागरिक प्रेरित क्या है? विरोध प्रदर्शन भी करने लग गए। इसके माध्यम से जल्द से जुलूस, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, नुक्कड़ नाटक, हड़ताल, धरना, भूख हड़ताल, सरकारी पुरस्कार को अस्वीकार करना है वापस कर देना। सविनय अवज्ञा जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक हम सरकार के आदेश की अवज्ञा करते हैं। राजनीतिक हिंसा का भी रूप ले लेते हैं, कभी ट्रेनों को जला दिया, बसों को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया। विरोध प्रदर्शन करना और राजनीतिक हिंसा का प्रयोग। सरकार राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करवाती है, गणतंत्र दिवस की परेड, स्वच्छता अभियान, प्लस पोलियो अभियान, साक्षरता अभियान, आपसी रखवाली योजना, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक दौड़ या मानव श्रृंखला का आयोजन, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता या प्रदर्शनी का आयोजन। ये हैं सहभागिता मूलक सिद्धांत के अंतर्गत कि लोकतंत्र का सहभागिता मूलक सिद्धांत क्या है। तो समझने की बात इसमें यही है कि नागरिक किस प्रकार से लोकतंत्र में भागीदारी निभाते हैं और सरकार किस तरीके से भागीदारी निभाती है। अपन आगे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, हित समूह क्या होते हैं। देखिए, हित समूह उदार लोकतंत्र के अंतर्गत ऐसे समूह हैं जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के लिए, मैंने बताया अपने हित के लिए, केवल अपने हित के लिए, समान हित की सिद्धि, सबका हित एक ही होगा, संगठित होते हैं। अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोकमत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनवाने का प्रयत्न करता है जो उनके हित के अनुरूप होते हैं, अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। इनिशिएटिव की अपन बात करें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत, प्रतिनिधि लोकतंत्र जिसमें जनता कहने को तो स्वयं शासन करती है लेकिन अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है। जैसे अपन सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी को चुनते हैं और राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र हो गया। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करा के, या तो खुद मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेजता है। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। खुद मतदाता भेजते हैं, कुछ मतदाता मिल गए, उन्होंने कोई प्रारूप भेजा कि आप इस तरीके से नया कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं, नई नीति बना सकते हैं,
इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ये प्रणाली स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसमें रेफरेंडम मांगा जाता है कि ये रेफरेंडम का ही एक रूप है, रिकॉल। बस फर्क इतना है कि रेफरेंडम जनता मांगती है और यहाँ पर मतदाता खुद की ओर से एक प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। रिकॉल में क्या होता है, ये आजकल पंचायती राज व्यवस्था में लागू कर दिया गया है इसको। राजस्थान में 12 ऐसा पहला जिला है, 12 जिला है, ऐसा पहला जिला है जहाँ पे रिकॉल का प्रयोग किया गया है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस पद से हटा दे। ध्यान रखना, कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया जा रहा है, किसके द्वारा? मतदाताओं के द्वारा हटाया जा रहा है प्रतिनिधि को। ठीक है, ये प्रणाली भी स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। पब्लिक हियरिंग, सार्वजनिक सुनवाई क्या होती है? तो सार्वजनिक अधिकारी वर्ग जो होता है, नौकरशाही जो होती है, उनको भेजा जाता है गांव के अंदर के हिसाब 7 दिन की। जैसे राजस्थान में या इंडिया में ये होता है कि IAS अधिकारी के लिए रूल है कि महीने में 7 दिन या 10 दिन कुछ ऐसा फिक्स है कि वो गांव में रुकना पड़ता है, उनको चौपाल का आयोजन करना होता है। वो सार्वजनिक सुनवाई का एक तरीका है। और भी जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपन सार्वजनिक सुनवाई कर सकते हैं। सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद एक राय मांगने के लिए होती है। उसमें प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, जैसे भारत का सुरक्षा सलाहकार NSA है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे अजीत डोभाल है NSA वर्तमान में, उनका काम है सलाह देना। वो एक एडवाइजरी काउंसिल है, सलाहकार परिषद है। रेफरेंडम, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बार बार, रेफरेंडम कि सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जनता से राय मांगी जाती है, वो होता है रेफरेंडम। सविनय अवज्ञा बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सविनय अवज्ञा का मतलब कि विनयपूर्वक अवज्ञा की जाती है। सरकार के किसी भी ऐसे कानून की, ऐसे नीति की यदि विरोध करना है तो सविनय अवज्ञा की जाती है, विनयपूर्वक। राजनीतिक हिंसा में बसों को जला देना, रेलवे ट्रैक को जला देना, या फिर बमबारी, हत्या, उपद्रव, ऐसे कार्य किए जाते हैं, वो हिंसा के अंतर्गत शामिल होते हैं। फिर अपन चलते हैं आगे। विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत, विचार विमर्श मूलक लोकतंत्र, ये क्या है? इसमें विचार विमर्श किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। प्रवर्तक हैं इसके जे कोहेन और जे रोजर्स। इनकी बुक है ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, लोकतंत्र पर विचार, अमेरिकी समाज के रूपांतरण की ओर। अन्य समर्थक इसका SL हर्ली है। SL हर्ली की बुक है नेचुरल रीजन्स, पर्सनैलिटी एंड पॉलिटी। जॉन रॉल्स भी इसके एक प्रमुख समर्थक हैं। विचारणात्मक लोकतंत्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं जॉन रॉल्स भी। इनकी बुक है यहाँ पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म, राजनीतिक उदारवाद। यूर्गेन हैबरमास, हैबरमास में बताऊँ आपको, एक नव मार्क्सवादी विचारक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जो कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस आता है उसके अंदर ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर शामिल किया जाने लगा है। कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में ज़्यादातर स्टेट्स ने शामिल कर लिया है। तो यूर्गेन हैबरमास है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ए डिस्कस थ्योरी ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, इनकी बुक है। विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत लोकप्रिय प्रभुसत्ता और उदार लोकतंत्र के विचारों में समन्वय स्थापित करता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, तो वर्तमान अपन जो रूप देख रहे हैं व्यवस्थाओं का, जो शासन व्यवस्थाओं का, सरकारों का जो रूप है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। इसको और आसानी से अपन समझें कि अपन ने शासक को चुन करके भेज दिया। जिस शासक को अपन ने चुन करके भेजा है ये एक निश्चित समयावधि के लिए है, लेकिन इस समयावधि में भी यदि ये तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जनता इसको हटा सकती है। यानी प्रभुसत्ता किसकी है? लोकप्रिय, लोगों की प्रभुसत्ता है यहाँ पर। ठीक है, अपन पढ़ेंगे जब रूसो को पढ़ेंगे तब। रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जनक माना जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार लोकप्रिय शासन व्यवस्था से जुड़ा है और उदार लोकतंत्र का विचार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। लोकप्रिय शासन व्यवस्था मैंने बता दी, जो वर्तमान में चल रही है कि लोगों का शासन होता है, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। और उदार लोकतंत्र है, ये नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ये स्वतंत्रता में अपन ने और अच्छे से समझा था। तो इनके बीच में समन्वय है ये विचारणात्मक लोकतंत्र। कैसे है ये देखिए। विचारणात्मक लोकतंत्र की रचना, यह है लोकतंत्र। एक तरफ है लोकप्रिय प्रभुसत्ता, दूसरी तरफ है उदार लोकतंत्र का विचार।
लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक समानता पर बल दिया जाता है। लोकप्रिय शासन में सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक विचारणा को प्रोत्साहन दिया जाता है और नागरिक स्वतंत्रता अपने जीवन को मनचाहा रूप देने के लिए नागरिकों के बीच तर्कसम्मत विचार करते हैं। यह है विचारणात्मक लोकतंत्र। लोकप्रिय शासन में क्या होता है, देखिए, सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक विचार को प्रोत्साहन दिया जाता है कि जिसमें सबका हित है, ऐसे विचार को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता को प्रोत्साहन दिया जाता है। और इन दोनों का यानी ये वाली चीज़ भी आएगी, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता उदार लोकतंत्र के पॉइंट भी इसमें शामिल होंगे विचारणात्मक लोकतंत्र में, और जो लोकप्रिय शासन है ये भी उदार लोकतंत्र में शामिल होंगे, और इन दोनों का जो समन्वय है वो कहलाएगा विचारणात्मक लोकतंत्र। ठीक है, उदार लोकतंत्र को आप और कोरिलेट उदारवाद से कर सकते हो। उदारवाद भी तो नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक समानता की बात करता है। उदारवाद मेनली नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है। और अच्छे से क्लियर करना हो तो लोक उदारवाद का जनक स्वतंत्रताओं की बात करता है, नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं की मांग करता है, वो 3 प्रकार के अधिकारों की मांग करता है। तो उदार लोकतंत्र में और लोकप्रिय शासन व्यवस्था में समन्वय है विचारणात्मक लोकतंत्र। ठीक है, और सिद्धांत होंगे तो अपन और नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक्स।